इसके बाद प्राम देसर को उसी शॉप पर लेकर जाता है जहाँ उसने तलवार बेची थी, लेकिन उसके बाहर साफ साफ लिखा हुआ था कि वो रिफंड ऑफर नहीं करते। प्राम देसर से कहता है कि वो उस तलवार को पकड़ना भी नहीं चाहता। देसर बोला, तुम मुझे एक मौका तो दो, फिर जो तुम्हारी मर्जी होगी वही करना। जब वो शॉप के अंदर जाते हैं, वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी उनके लिए दरवाजा खोलता है। वो आदमी बोला, बटले तो कल यहाँ पर आया था ना, और आज इस नए लौंडे को क्यों लेकर आया है? चल एक बात बता, खरीदने आया है या फिर बेचने? देसर बोला, मैं उस रेपियर को देखने आया हूँ जो ये कल बेचकर गया था। वो बोला, तुम्हें बाहर देखना नहीं आता क्या? बेची हुई चीज वापस नहीं की जाती। मैं उसे वापस लेने नहीं आया हूँ, मैं असल में उसे खरीदने आया हूँ। अच्छा फिर तो ठीक है, इस तलवार की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये काफी हल्की है। ये देखकर मैं समझ चुका था ये कैम्बॉइन है ना? ऐसी चीज मैंने पहले भी देखी है। देसर बोला, अरे वाह, तुम इसके बारे में जानते हो? इसे नोबल सुने देते हैं जिन्हें वो प्यार करते हैं। ये सुनकर प्राम समझ जाता है कि उसके फादर ने उसकी माँ को इसे इसलिए दिया था क्योंकि वो उससे प्यार करते थे। वो आदमी बोला, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो इसके 40 सिल्वर कॉइन्स लगेंगे। ये सुनकर प्राम भड़क जाता है क्योंकि जब वो इसे बेचने आया था तो उसने सिर्फ उसके 3 सिल्वर कॉइन्स दिए थे। वो बोला, बेटा ये मेरा धंधा है, जरा समझो। देसर प्राम को शांत करता है और उसे 40 सिल्वर कॉइन देकर तलवार को खरीद लेता है, और अपने मैजिक से उसे चेक करने पर उसे पता लगता है कि उस तलवार पर कुछ लिखा हुआ था। देसर प्राम को बताता है कि हिल्ट पर एक निशान है जिसे दबाकर उसे खींचना होगा। जब प्राम ऐसा करता है तो वो देखता है कि उस तलवार के अंदर एक और तलवार थी जो कि बहुत ज्यादा चमकीली थी। ना ही ये सिल्वर है ना ही आयरन। देसर उसे बताता है कि ये ब्लैंसियम से बनी है जो कि स्टील से भी मजबूत और पंखों से भी ज्यादा हल्की होती, और इसे हाईएस्ट क्वालिटी वेपन में काउंट किया जाता है। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वो टकला उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर वो तलवार सच में ब्लैंसियम से बनी हुई है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। देसर बोला, अंकल ये तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। वो टकला बोला, अरे वो चिलगोजे, उस तलवार को यहाँ रखो और दफा हो जाओ। माफ करना, वो तो नहीं हो पाएगा। इसके बाद वो टकला देसर के ऊपर अटैक कर देता है जिसे वो बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। आगे जब वो फिर से उसके ऊपर हमला करने वाला था, प्राम उसके सामने आ जाता है। देसर बोला, अरे तुम्हें तो कहा था कि तुम तलवार को दोबारा हाथ भी नहीं लगाओगे। प्राम बोला, अरे मतलब वो सब तो मैं भावनाओं में बह गया था। देसर बोला, अरे बह क्यों रहा है इतना यार, मजाक कर रहा हूँ मैं। वो टकला प्राम के ऊपर अटैक करने जाता है जिसे वो बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है। जब वो प्राम को ग्लो करता हुआ देखता है तो वो लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। वो फिर से प्राम के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन प्राम बड़ी ही आसानी से उसे काउंटर करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद वो बड़ी ही तेजी से उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है। वो टकला उसे देख भी नहीं पाता, लेकिन प्राम ने जितने भी अटैक्स किए थे उससे बस हल्के फुल्के कट ही आए थे। टकला जानबूझकर अपने तलवार को जमीन में फंसा देता है, और जब प्राम उसके ऊपर अटैक करने आता है वो प्राम को ऐसी लात मारता है जिससे वो उड़ता हुआ दीवार में टकराता है। ये देखकर डेसर उससे कहता है कि वो अपने फादर पर भरोसा रखे। तभी प्राम देखता है कि उस तलवार पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर वो फिर से खड़ा होता है। मैं नहीं जानता तुम्हें ये पहले से पता था या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जरूर जीतूंगा। इसके बाद वो उस टकले की तरफ बढ़ने लगता है, और जब वो प्राम के ऊपर अटैक करता है, प्राम अपने तलवार से उसके वेपन को ही काट देता है और फिर अपने अगले अटैक से उसे बेहोश कर देता है। प्राम कहता है कि वो इस तलवार की वजह से ही जिंदा है और इन सब के लिए अपने फादर का शुक्रिया अदा करता है। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन शॉपकीपर बताता है कि वो दरवाजा सिर्फ उस टकले से ही खुल सकता है, और अगर वो यहाँ से जाना चाहते हैं तो उन्हें तलवार को यही रख देना चाहिए। लेकिन तभी प्राम उस दरवाजे को ही काट देता है। रास्ते में वो कुछ खाने के लिए रुकते हैं, और इतना सब कुछ करने के लिए प्राम उसका शुक्रिया अदा करता है। देसर बोला, ये कोई बड़ी बात नहीं, दोस्त एक दूसरे के लिए इतना तो करते ही है। ये सुनकर प्राम इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन अब आखिरकार उसके पास कोई है जिसे वो अपना कह सकता है। दूसरी तरफ रोमांटिका अभी भी प्रैक्टिस कर रही थी, और वो आखिरकार उस बॉल को उस सर्कल के बीचों बीच उतारती है। इसके बाद वो उसी सर्कल पर काफी सारे अटैक्स बिल्कुल उसके सेंटर में मारने की कोशिश करती है, और इस बार भी वो सक्सेसफुल होती है। इसके बाद वो अल्फा क्लास के बाहर खड़ी थी, जहाँ थोड़ी देर बाद डांटे आता है। इसके बाद वो साथ में खाना खा रहे थे। तुम जरूर यहाँ पर मेरी पार्टी को ज्वाइन करने आई हो, आओ मैं तुम्हें ब्लू मून के बाकी मेंबर से मिलाता हूँ। लेकिन रोमांटिका उसका गिफ्ट वापस कर देती है। ये देखकर डांटे को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। रोमांटिका बताती है कि ऐसा तो है ही, और साथ ही उसने बीटा क्लास में एक पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया है। ये सुनकर डांटे को लगता है कि उन लोगों ने जरूर उसे डराया होगा, लेकिन रोमांटिका बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले वो लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन उस पार्टी का लीडर उसे बहुत अच्छे से ट्रेन करता है और वो इम्प्रूव भी हो रही है। रोमांटिका उसे याद दिलाती है कि उसने कॉमनर्स को कूड़े के बराबर कहा था। तूने बिल्कुल सही कहा, वो कूड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो रोमांटिका उसे बताती है कि वो भी एक कॉमन
कॉमनर थी। ये सुनकर डांटे गंदा सा चेहरा बनाता है, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि वो मजाक कर रही है। आगे रोमांटिका कहती है कि वो पहले एक कॉमनर थी, इसी वजह से हायर रैंक्स होने के बावजूद भी उसे बीटा क्लास में रख दिया गया, लेकिन वो खुश है क्योंकि कम से कम उसकी पार्टी के मेंबर्स उसके जैसा चेहरा तो नहीं बनाते। डांटे कहता है कि अगर उसे पहले से पता होता कि वो एक कॉमनर है तो वो कभी उसे इनवाइट ना करता। वही रोमांटिका जाते हुए उससे कहती है कि उनकी पार्टी अल्फा क्लास में आने की तैयारी कर रही है, यानी अब से वो दोनों दुश्मन है। उसके जाने के बाद डांटे बहुत ज्यादा गुस्से में था और हम देखते हैं कि जब वो बच्चा था कॉमनर्स ने उसके घर को जला दिया था और उसके बाप के एजुकेशन की डिमांड कर रहे थे। ये सब याद करके डांटे कसम खाता है कि वो उन गंदे कॉमनर्स को कुचल कर रख देगा। आगे डेसर की टीम रैंकिंग टूर्नामेंट्स में क्वालिफाइंग राउंड में थी, जहां रोमांटिका एक ही अटैक से अपने सामने की 5वें मेंबर्स की टीम को हरा देती है। इसके बाद एक एक करके वो मैच जीतते जाते हैं और धीरे धीरे टॉप 30 में पहुंच जाते हैं। उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर ब्रिजेट खुश हो जाती है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब वो सभी स्टूडेंट्स का टारगेट बनने वाले हैं। दूसरी तरफ ब्लू मून का इंस्ट्रक्टर एक आर्टिकल को देखकर गुस्से में आ रहा है, जिसमें लिखा था कि एक पार्टी जिसमें सिर्फ बीटा क्लास के मेंबर्स है वो टॉप 30 में पहुंच चुकी है और क्या ये पहले लोग होने वाले हैं जो बीटा क्लास से अल्फा क्लास में जाएंगे। वो बोला, हम उस गंदगी को अल्फा क्लास में नहीं आने दे सकते। तुम भले ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, पर ट्रेडिशंस को मेंटेन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए फाइनल राउंड में तुम्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, ये गंदी नाली के कीड़े टूर्नामेंट से बाहर जाने चाहिए। हम उन्हें सिंगल रैंकर्स नहीं बनने दे सकते। इसके बाद वो एजेस से बात करता है, जो कहती है कि उसे यकीन है कि वो डेसर को हरा सकती है। एजेस फर्स्ट ईयर ब्लू मून की लीडर है और वो अपनी जिंदगी की पहली हार का बदला लेकर रहेगी। इसके बाद डांटे और चोमू उसके पास आते हैं। उसे लगता है कि वो उसके लीडर बनने के खिलाफ है, लेकिन वो दोनों जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर है और वो उससे कुछ और कहना चाहते हैं। और चोमू कहता है कि वो प्राम को अपने हाथों से कुचलना चाहता है। वही डांटे रोमांटिका से लड़ना चाहता था। एजेस्ट उन्हें याद दिलाती है कि अगर वो साथ में लड़ते हैं तो उनके जीतने के चांस ज्यादा होंगे, लेकिन उन्हें अपने बदले के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो वो उनकी रिक्वेस्ट मान जाती है। लेकिन वो जाते जाते उनसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो डेसर को कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका शिकार है। दूसरी तरफ डेसर सोच रहा था कि क्या रोमांटिका और प्राम अगले स्टेप के लिए तैयार है। वो उन्हें बताता है कि वो ट्रेनिंग नहीं करने वाले, बल्कि फाइनल राउंड के लिए उन्हें कुछ और करना है। इसके बाद वो लाइब्रेरी में जाकर उनके सामने बुक्स रख देता है, जिसे देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें हिस्ट्री पढ़नी होगी। डेसर उन्हें बताता है कि फाइनल राउंड एकेडमी के बनाए हुए शैडो वर्ल्ड में होगा, जहाँ ऐतिहासिक इवेंट्स फिर से क्रिएट किए जाते हैं। अगर वो उन्हें रोकने में कामयाब होंगे तो वो शैडो वर्ल्ड को क्लियर कर देंगे। इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और हम नहीं जानते कि कौन से इंसिडेंट्स आएंगे, तो बस मैंने तुक्के मारकर ये बुक्स निकाली है। लेकिन ऑब्वियसली डेसर जानता था कि फाइनल राउंड्स में क्या होने वाला है। वही पढ़ाई करते करते रोमांटिका देखती है कि प्राम डेसर को देख रहा था। ये देखकर वो उसे चिढ़ाने लगती है, अरे क्या इधर प्यार के बुलबुले फूट रहे हैं, तुम्हें डेसर पसंद तो नहीं आ गया है, बोलो बोलो। लेकिन जब वो दोनों मस्तीखोरी कर रहे थे, एक बुक डेसर के सिर पर जाकर गिरती है और डेसर उनसे स्माइल करते हुए कहता है कि उनके लिए बेहतर होगा अगर वो पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इसके थोड़ी देर बाद एजेस्ट डेसर के पास आती है। डेसर बोला, एजेस्ट काफी समय हो गया मिले हुए, मैंने सुना तुमने ब्लू मून को ज्वाइन कर लिया है। तुम्हारी ताकत को देखते हुए तुम्हें तो ऐसे ही पार्टी में होना चाहिए। एजेस्ट सीधा मुद्दे की बात शुरू करती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने सेंटेंस को पूरा करती, डेसर बोलने लगता है, तुम यहाँ वॉर डिक्लेयर करने आई हो ना। एजेस्ट कहती है कि उसने बिल्कुल सही समझा, उसने पहली बार उसे कमजोर समझने की गलती की थी, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा और इस बार वो उसे हरा कर रहेगी। ये सुनकर डेसर बस स्माइल कर रहा था, क्योंकि जानबूझकर उसने उससे लड़ते हुए इतनी ज्यादा मेहनत की थी ताकि वो उसे हराने के लिए और ज्यादा ताकतवर बने, जो फ्यूचर में उन सब के लिए बेहतर होगा। इसके बाद फाइनल राउंड का दिन आ जाता है, जहां पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। वही डेसर की टीम फालतू की बातें कर रही थी, जिसे देखकर डेसर समझ जाता है कि वो दोनों बिल्कुल नर्वस नहीं है। इसके बाद वो तीनों स्टेडियम में एंटर करते हैं, जहां एक ब्लू मून का लड़का जब डेसर को देखता है तो वो उसको बिल्कुल एक लल्लू जैसा लगता है। जितनी उसकी तारीफ हो रही है वो तो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। लेकिन एक लड़की उससे कहती है कि उसे डेसर को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वही एक और लड़का कहता है कि उन्हें डेसर जैसे छोकरे के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अनाउंसर बताती है कि फाइनल राउंड जल्द ही शुरू होने वाला है और शायद शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को एक इंसिडेंट सॉल्व करना होगा। वो जीतने के लिए किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो गंभीर रूप से घायल होते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो भी शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे और टॉप 9 को सिंगल रैंकर्स का टाइटल मिलेगा। डेसर और उसकी टीम रैंकिंग में सबसे नीचे है। अगर हम सिंगल रैंकर्स बनना चाहते हैं तो हमें अकेले ही शैडो वर्ल्ड को क्लियर
करना होगा या फिर बाकी टीम्स को हराना होगा। इसके बाद उन सबके सामने पोर्टल खुल जाता है जिसमें सबसे पहले अल्फा क्लास के स्टूडेंट जाते हैं और लास्ट में डेसर और उसकी टीम की बारी आती है। वो तीनों जब अंदर जाते हैं तो उन सबको अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट किया जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि सबकी लोकेशन रैंडमली चूज की गई है। डेसर सोचता है कि उसे सबसे पहले प्राम और रोमांटिको को ढूंढना होगा, लेकिन तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है जिसे वो किसी तरह डॉज कर लेता है। हम देखते हैं कि ये वही नीले बालों वाली लड़की है। वो कहती है कि उसकी किस्मत कमाल की है कि वो शैडो वर्ल्ड में पहुंचते ही उसे डेसर मिल गया। वो बोला, अरे वाह, मुझे तो पता नहीं था मैं इतना फेमस हूँ। वो लड़की डेसर के ऊपर अटैक कर देती है जिससे डेसर फायर मैजिक का यूज करके उसकी बर्फ को पिघला देता है। इसके बाद वो अपने एक्वा वेव अटैक का यूज करती है। डेसर अपने फायर अटैक से उसे रोक देता है जिसकी वजह से चारों तरफ भाप फैलने लगती है। वही डेसर समझ चुका था कि उसका दूसरा स्पेल डिफेंसिव है। वो उस स्पेल को अपने वाटर मैजिक के साथ कंबाइन करती है जिसकी वजह से बर्फ जमने लगती है और टूटकर चारों तरफ फैल जाती है। इसके बाद वो लड़की विंड मैजिक का यूज करती है जिसकी वजह से सारे बर्फ के टुकड़े तेजी से घूमने लगते हैं। वो लड़की कहती है कि उसका मैजिक ऐसा है जिससे उसके जैसा कॉमनर कभी भी यूज नहीं कर सकता, लेकिन डेसर अभी भी हंस रहा था। वो बोला, मोहतरमा, तुम्हें इधर उधर नहीं मेरे वाइटल्स पर अटैक करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा अपने मैजिक पर कंट्रोल ही नहीं है। इसके बाद डेसर चुटकी बजाता है जिससे उसका पूरा मैजिक सर्कल ही टूट जाता है। डेसर सारे बर्फ के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है और कहता है कि वॉर में अपने अपोनेंट्स को कभी कम नहीं समझना चाहिए और अपने अगले मुंह की तैयारी रखनी चाहिए। वो उस बड़े से क्रिस्टल से लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। लड़की को अभी भी लग रहा था कि वो कॉमनर का अटैक उसे छू भी नहीं सका, लेकिन डेसर उस क्रिस्टल को कई टुकड़ों में तोड़ देता है जो बैरियर के इधर उधर से घूमकर उस लड़की को लग जाते हैं और उसे हरा देते हैं। इसके बाद उस लड़की की हार की अनाउंसमेंट होती है। दूसरी तरफ एक लड़का वहां के माहौल के मजे ले रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक विंड अटैक होता है जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये अटैक रोमांटिका ने किया था। अब टोटल 27 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं और रोमांटिका और प्राम एक दूसरे को ढूंढ चुके हैं, लेकिन प्राम को डेसर की फिक्र हो रही थी जिसे देखकर रोमांटिका को वो बड़ा प्यारा लग रहा था। वो अपने विंड मैजिक का यूज करके आसपास एनिमीज को डिटेक्ट करती है और जो अकेला होता है उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन तभी वो अटैक गायब हो जाता है और दो स्टूडेंट्स उनके सामने आते हैं जो उसे बताते हैं एक की डिटेक्शन मैजिक की एक कमी है कि इसे यूज करने वाले की लोकेशन भी रिवील हो जाती है। बीटा क्लास के कबाड़ को इन चीजों के बारे में क्या ही पता होगा। रोमांटिका कहती है कि थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा उनमें से कबाड़ कौन है। तभी अचानक से प्राम उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक करता है। जिसके बाद वो लड़की भी मैजिक से प्राम के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वो अपने स्पीड की वजह से उसके अटैक को डॉज कर रहा था, जो देखकर वो दोनों स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो लड़का जमीन पर अटैक करके चारों तरफ धूल उड़ा देता है और लड़की से कहता है कि वो मैजिक से उन दोनों को हरा दे। तो सबसे पहले वो डिटेक्शन मैजिक का यूज करती है, लेकिन इसकी वजह से रोमांटिका को उसकी लोकेशन का पता लग जाता है और वो अपने एक ही विंड अटैक से उसे हरा देती है और उनकी बेइज्जती करने लगती है क्योंकि उन्होंने पहले तो खुद को छुपाया और खुद ही डिटेक्शन मैजिक का यूज करके अपने लोकेशन रिवील कर दी। वो लड़का उसके ऊपर भड़कने लगता है और प्राम उसे याद दिलाता है कि उसे उस पर ध्यान देना होगा, लेकिन असल में वो बस उसका ध्यान भटका रहा था और रोमांटिका उसके ऊपर भी अटैक करके उसे हरा देती है। अब टोटल 25 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं और वो दोनों सोचते हैं कि अगर बाकी के भी इतने नल्ले हुए तो वो आसानी से जीत जाएंगे और वो दोनों कहते हैं कि ये सब डेसर की वजह से है कि वो इतने ज्यादा ताकतवर बने। जिसके बाद रोमांटिका चिल्लाते हुए डेसर को बाहर आने को कहती है क्योंकि वो जानती है कि वो पास में ही छुपा हुआ है। वो बोला, ओह, तुम्हें मेरे बारे में पता था, मैं जानता था तुम संभाल लोगे, इसलिए मैं बाहर नहीं आया। वही उसे देखकर रोमांटिका समझ जाती है कि जिस पर उसने पहले अटैक किया था वो डेसर ही था। उसे लग रहा था कि वो काफी स्ट्रांग हो गई है, लेकिन डेसर ने उसके अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। डेसर उन दोनों की तारीफ करता है और एक कुत्ते की तरह उनके सिर पर हाथ फेरने लगता है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। तभी शैडो वर्ल्ड की दुनिया में काले बादल छा जाते हैं और अब टोटल 18 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं। वही डेसर अपनी टीम को बता रहा था कि उनके पास अल्फा क्लास में जाने के दो रास्ते हैं, या तो वो सबसे पहले शैडो वर्ल्ड को क्लियर करे या फिर टॉप 9 में पहुंचे, और यही बेहतर ऑप्शन है क्योंकि अकेले अगर उन्होंने शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने की कोशिश की तो बाकी सभी टीमें उनके ऊपर अटैक करने लगेगी। तभी वहां पर बारिश होने लगती है, जिससे बचने के लिए वो सब एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। जहां रोमांटिका सोच रही थी कि उसने कभी बीटा क्लास से अल्फा क्लास में जाने के बारे में सोचा ही नहीं था, और अगर उसने डांटे की इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया होता तो अब तक उन्हें उसकी सच्चाई के बारे में पता लग गया होता। वो ये सब सोच रही थी। तभी डेसर उसके सिर पर हाथ रखता है, तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। तभी अचानक से शैडो वर्ल्ड में एक घंटी बजने लगती है और डेसर उन्हें याद दिलाता है कि इस बारे में उन्होंने पढ़ा
था वो प्रीवियस क्लॉक टावर की दुनिया में है। वो एक ऐसा मैजिकल डिवाइस है जो हर थोड़ी देर में मॉन्स्टर बनाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि क्लॉक टावर ने एक नया मॉन्स्टर बनाया है और सर्वाइवल क्वेस्ट शुरू हो चुका है। सभी टीम्स को उस मॉन्स्टर के अटैक से बचना होगा। सभी टीचर्स को लगता है कि ये बीटा क्लास सर्वाइव नहीं कर पाएगी और ब्लू मून का इंस्ट्रक्टर ब्रिजिट को देखकर हंसता है। तभी उन तीनों को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और अनाउंसमेंट होती है कि अब 17 पार्टिसिपेंट बचे हैं। थोड़ी देर में ही उनके सामने एक मॉन्स्टर बाहर आता है जिसे देखकर वो दोनों डर के मारे डेसर से चिपक जाते हैं। वो चूहा जोर से चिल्लाता है जिसे देखकर डेसर उन सब से कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे चूहे आ जाते हैं। रोमांटिका उनके ऊपर विंड मैजिक से अटैक करती है लेकिन इससे उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। डेसर कहता है कि उन्हें उनके कमांडर पर अटैक करना होगा जो कि उनके ही बीच में कहीं पर है। डेसर जानता था कि उन चूहों का पसंदीदा खाना इंसानी खून है तो वो अपनी उंगली काट कर थोड़ा खून उनकी तरफ फेंकता है जिसकी वजह से एक चूहा वहां से बाहर कूदता है और रोमांटिका उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन उसके अटैक के बावजूद भी वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और वो सभी चूहे फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। डेसर सभी को वहां से जाने को कह रहा था लेकिन तभी प्राम आगे जाकर उन चूहों के बीच में चला जाता है। दूसरी तरफ बाकी टीमें भी उन चूहों से काफी मुश्किल से लड़ पा रही थी और अब टोटल सिर्फ 16 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं। रेड टीम के सामने भी बहुत सारे चूहे हैं लेकिन उनका लीडर फायर मैजिक का यूज करता है। दूसरी तरफ ग्रीन टीम के सामने एक छोटा सा चूहा आता है। अरे हम इससे डर रहे थे लेकिन तभी वो चूहा चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से उनके पास भी हजारों चूहे पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ प्राम उन चूहों के बीचों बीच है और उनके कमांडर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वही बाहर डेसर अपने हाथों से ही चूहों के ढेर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो फिर से प्राम को खोना नहीं चाहता। तभी प्राम उस कमांडर के ऊपर अटैक करके उसे हराकर बाहर आ जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि उन्होंने सर्वाइवल क्वेस्ट को पूरा कर लिया है। वही फाइट की वजह से प्राम बहुत ज्यादा थक गया था और डेसर उसे एक पेड़ के नीचे सुला देता है। वही डेसर जानता था कि प्राम चूहों से बहुत ज्यादा डरता है लेकिन फिर भी उसे इस मुसीबत में पड़ना पड़ा। वो उन सबकी इम्प्रूवमेंट को देखकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। वो खुद को मुक्का मारता है और याद दिलाता है कि उसके यहाँ पर होने का सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने दोस्तों को दोबारा खोना नहीं चाहता। इसके बाद डेसर वापस आता है और प्राम उसके मुंह पर लगे निशान के बारे में पूछता है लेकिन डेसर उसकी बात को काटते हुए कहता है कि अब उन्हें उस क्लॉक टावर की तरफ बढ़ना होगा। जिसके बाद हम बाकी टीम्स को देखते हैं। एजिस ने भी सभी चूहों को बर्फ में जमा कर हरा दिया था और रेड टीम की लीडर ने सभी चूहों को जला दिया था। दूसरी तरफ डेसर और ब्लू मून की टीम उस क्लॉक टावर के पास पहुंच जाती है। तभी वहां पर तेज हवाएं चलने लगती है और उनके ऊपर काफी सारे अटैक्स होने लगते हैं जिससे वो ब्लॉक करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उन्हें काफी मुश्किल हो रही थी और इसकी वजह से उनकी टीम में 2 मेंबर्स भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उन अटैक्स को देखकर वो पहचान जाती है और हम देखते हैं कि वो रोमांटिका टावर के ऊपर से उनके ऊपर अटैक्स कर रही थी। बाकी लोगों के साथ वो टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं जिस दौरान उन्हें रोमांटिका के अटैक से भी बचना था। रोमांटिका डेसर से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि अब एजिस की टीम को उनकी लोकेशन का पता लग चुका है। डेसर कहता है तो उन्हें जाकर दूसरी टीम्स के ऊपर अटैक करना चाहिए। रोमांटिका कहती है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो सारी टीम्स इस टावर के अंदर इकट्ठा हो जाएगी। वो बोला मोहतरमा यही तो मैं करना चाहता हूँ। जिसके बाद रोमांटिका ग्रीन टीम के ऊपर अटैक करके उन्हें भी डिस्क्वालीफाई कर देती है। इसके बाद डेसर एक दीवार पर अपने पावर्स का यूज करता है। दूसरी तरफ जब ब्लू टीम टावर के अंदर जाती है उनके सामने अल्फा क्लास की 2 और टीमें थी जहाँ उन दोनों ही टीम्स को लग रहा था कि ब्लू मून ने छुपकर उनके ऊपर अटैक किया था। डांटे उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते। एजिस्ट उनसे पूछती है कि उनके पास इसका क्या सबूत है तो रेड टीम का लीडर कहता है कि उनके अलावा इतने सारे स्पेल्स एक साथ कोई और कास्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर एजिस्ट समझ जाती है कि अगर वो उन्हें बता भी दे कि ये बीटा क्लास के मेंबर्स ने किया है तब भी वो नहीं मानेंगे और उसे यकीन है कि डेसर का यही प्लान था। एजिस्ट उन दोनों को पीछे रहने को कहती है क्योंकि वो अकेले ही उन सबको हराने के लिए काफी थी। ये सुनकर रेड टीम का लीडर भड़क जाता है और उसके ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है लेकिन वो उसके मैजिक से बाहर आकर उसकी एक टीम मेंबर्स को लात मारती है और फिर एक मैजिक स्पेल कास्ट करके उनकी एक और टीम मेंबर को फ्रीज कर देती है। ये सब देखकर ग्रीन टीम रेड टीम के साथ टीम अप करने का डिसाइड करती है क्योंकि उन्हें सिंगल रैंकर्स बनने का सिर्फ यही एक रास्ता दिख रहा था। लेकिन उन सबके साथ मिलकर लड़ने के बावजूद भी वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। उनकी लड़ाई की आवाज पूरे टावर में गूंज रही थी लेकिन तभी सब कुछ शांत हो जाता है और डेसर उनसे कहता है कि उसका प्लान काम नहीं किया क्योंकि एक भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है यानी कोई भी स्टूडेंट एलिमिनेट
अटैक नहीं हुआ। इसके बाद एजेस्ट अपनी टीम के पास ऊपर पहुंच जाती है और बताती है कि उसने बाकियों को सिर्फ अपनी जगह पर रोक दिया है। इसके बाद वो उन सबके आगे खड़े हो जाते हैं जिनसे वो लड़ना चाहते थे। वो कहती है कि उनका प्लान घटिया था, क्योंकि अगर वो सच में खुद को सिंगल रैंकर्स के लायक साबित करना चाहते हैं तो उन्हें खुद लड़ना चाहिए। जिसके बाद एजेस्ट अपने आइस मैजिक का यूज करके डेसर और खुद को नेक्स्ट फ्लोर पर ले जाती है, और जब वो दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं, डांटे और चोमो उनके सामने आ जाते हैं। ऊपर डेसर की हालत बुरी लग रही थी, लेकिन एजेस्ट उसे खड़ा होने को कहती है क्योंकि वो जानती है कि इतना उसे हराने के लिए काफी नहीं था। तभी डेसर स्टोन को उसकी तरफ फेंक देता है, जो उसके पास जाकर सांप में बदल जाते हैं, पर एजेस्ट अपने आइस मैजिक का यूज करके उन्हें समय पर जमा देती है, जिससे वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ चोमो और प्राम की फाइट भी शुरू हो जाती है, जिसमें चोमो प्राम के ऊपर भारी पड़ रहा था और उसका मजाक उड़ाते हुए उससे पूछता है कि उसकी बड़ी वाली तलवार कहाँ है, लेकिन प्राम उससे कहता है कि वो बकबक करना बंद करे। जिसके बाद गुस्से में चोमो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसका एक भी अटैक प्राम तक नहीं पहुंच रहा था। प्राम की स्किल्स और स्पीड उससे कहीं ज्यादा थी। उसे समझ नहीं आता कि वो इतनी जल्दी इतना इम्प्रूव कैसे हो गया, क्योंकि पिछली बार तो उसने बड़ी आसानी से उसे हरा दिया था। प्राम उसे किक मारकर नीचे बिठा देता है। चोमो उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गया, लेकिन प्राम उसे इसका जवाब देने से सीधा मना कर देता है। दूसरी तरफ डांटे और रोमांटिका की फाइट में डांटे को जरा भी मुश्किल नहीं हो रही थी। वो बोला, मुझे तो लगा था तुम सर्कल 2 में हो, क्या तुम इतना ही कर सकती हो? रोमांटिका ने पहले ही अपना काफी ज्यादा माना यूज कर लिया था और क्लोज कॉम्बैट में वो अच्छी नहीं है। डांटे उसके ऊपर अटैक करके उससे हराने वाला था, लेकिन तभी एक आइस पिलर टूट जाता है, जिसकी वजह से वहां पर धूल उड़ने लगती है। इसका फायदा उठाकर रोमांटिका डांटे के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो विंड की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगा रही है। लेकिन डांटे के पास एक आइटम था जिससे वो वहां की सारी धूल को साफ कर देता है और फिर से रोमांटिका के ऊपर भारी पड़ने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक्स को डॉज कर रही थी और वो देखती है कि उसके गले में वही आइटम है जो उसने उसे गिफ्ट की तरह दिया था। डांटे कहता है कि इस गिफ्ट की कीमत एक कॉमनर को कभी नहीं हो सकती। रोमांटिका उससे कहती है कि वो फालतू की बातें करना बंद करे। वो यहाँ पर नोबल और कॉमनर नहीं बल्कि स्टूडेंट है और उससे भी पहले इंसान, लेकिन खुद को एक कॉमनर से कंपेयर होता देखकर उसका पारा चढ़ने लगता है और वो कहता है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लास, टैलेंट, स्ट्रेंथ पैदा होने से अब तक उनकी जिंदगी में कुछ भी एक जैसा नहीं है। जिसके बाद वो मैजिक कास्ट करके उसके चारों तरफ आग जला देता है और इससे पहले कि रोमांटिका कुछ कर पाती, वो एक और स्पेल कास्ट करता है जिससे वो जाकर दीवार से टकरा जाती है। ये देखकर प्राम उसकी मदद करने आता है। रोमांटिका बताती है कि उसने उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। डांटे चोमू से कहता है कि वो अकेला ही सभी कॉमनर्स को खत्म कर देगा और उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो प्राम उससे लड़ने के लिए आगे आता है ताकि रोमांटिका अपने माना को रिकवर कर सके, लेकिन डांटे अपने मैजिक से उसे दो पत्थरों के बीच में कुचल देता है और रोमांटिका के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वह पर प्राम वहां से बाहर आकर डांटे को रोक देता है। रोमांटिका प्राम से कहती है कि वो चोमू को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। डांटे उसके पीछे है तो वो अकेली उससे लड़ेगी। ये सुनकर प्राम समझ जाता है कि वो उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन वो कहता है कि वो उसको छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि वो तीनों साथ में सिंगल रैंकर्स बनेंगे। दूसरी तरफ एजेस्ट डेसर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो अपनी इनवर्स मैजिक का यूज करके उन्हें तोड़ देता है। इसके बाद वो अपने मैजिक से दीवारों पर चलती हुई उसके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन वो फिर से उसके स्पेल को तोड़ देता है। इसके बाद वो दोबारा आइस मैजिक का यूज करती है और डेसर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन इस बार भी वो चुटकी बजाकर उसके स्पेल को तोड़ देता है। इसके बाद अटैक करने की बारी डेसर की थी। वो फायर मैजिक से उसके ऊपर अटैक करता है और जमीन से एक और फायर स्पेल कास्ट करता है, लेकिन एजेस्ट अपने आइस मैजिक का यूज करके खुद को बचा